नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहे में आज हम बात करेंगे राजधानी में बेखौफ जिहादी। जी हां, राजधानी दिल्ली में लगातार जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब इन जिहादियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस बात को सुदर्शन न्यूज हमेशा से कहता आया है कि हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी जिहादी देश में न सिर्फ आतंक पैदा कर रहे हैं बल्कि अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, वही बात अब देश की जनता कैमरे के सामने कह रही है। बांग्लादेशी बसे हुए हैं और राजनीति के चक्कर में इनको इन्हीं लोगों ने बसा रखा है। सारे राजनीतिक लोगों ने जाम के बसाया हुआ है और सारे बांग्लादेशी हैं। जब इनको हटाने की बात करते हैं तो ये अपनी छाती पीटने आ जाते हैं। सारे राजनीतिक लोग ये सारे बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे सारे उल्टे धंधे इस एरिया में वही करते हैं सारे के सारे। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर को देखिए कि आखिर दो महिलाएं एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ आगे बढ़ रही हैं कि तभी पहले से घात लगाकर पीछे से आ रहा ये शख्स महिला पर चाकुओं से हमला बोल देता है, जिसके बाद 2 साल की मासूम तो वहीं पर गिर जाती है, जबकि महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो जाती है। महिला सिख समुदाय से आती है जिसका नाम सिमरन बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले अपराधी कोई और नहीं बल्कि ये है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये दोनों जिहादी बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। इनका नाम मोहम्मद अकीबुल उर्फ अटैची और जिहादी शेख फरदीन है। आदर्श नगर थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को लगभग 9:45 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें ये इत्तला मिली थी कि एक लेडी को चाकू मार दिया है जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इमीडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में केस एफआईआर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी दर्ज किया गया और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। लगभग 10 टीम्स अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द अंडरसाइंड फॉर्म करी गई और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया। मौके का इंस्पेक्शन किया गया जहां पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करे गए, जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी तो 2 लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है, तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है जिसमें वो घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम हैं फरदीन और अकीबुल। ये दोनों जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं और क्रिमिनल्स हैं। इस ऑफेंस में हमने जो वेपन, जो चाकू यूज़ किया गया था इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसको रिकवर कर लिया है और साथ में जो स्कूटी पे ये कल्प्रिट्स आए थे उसको भी रिकवर कर लिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से और स्पीडी करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है जिसकी पर्सनल मॉनिटरिंग मेरे क्लोज सुपरविजन में होगी। राजधानी दिल्ली में जिहादियों के तालिबानी कहर के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और जिहादियों के काले करतूत को बता रहे हैं। हमारे संवाददाता सागर कुमार ने ग्राउंड पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की। आदर्श नगर थाने के बाहर मौजूद लोगों ने मिर्ची पाउडर से लेकर हमले की हर एक एंगल पर जो बातें कही वो बेहद डरावनी है। आदर्श नगर में फरदीन और मोहम्मद अकीबुल ने जब एक माँ की चाकू मारकर हत्या करी, उसके बाद जो है खौफ का मैं मंजर बताता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे डरे हैं। ये मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी इनके साथ ना हो जाए। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के भयावह हालात जहांगीरपुरी और आदर्श नगर के अंदर इस तरह से बने हुए हैं कि लोग बाग मिर्ची पाउडर लेकर चलते हैं। माता जी, आप रुककर देख रहे हैं, यहाँ पर एक हत्या कर दी गई। सही है, बिल्कुल सही बात है।
ये कुछ करना चाहिए, देश का काम बंद होना चाहिए। ये गलत काम है। लड़कियां कैसे जिएंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी, कमाएंगी कैसे? लड़की क्यों नहीं जीने देते? इसका कदम उठाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये सब लोग पकड़े जाएंगे। आप कोशिश करो, सब पकड़े जाएंगे। नहीं, 2 लोग पकड़ लिए हैं, मोहम्मद अकीबुल और फरदीन को पकड़ लिया आपने। अच्छा, बहुत अच्छा किया है, उसको फांसी दो। नहीं, आखिरकार जहांगीरपुरी और आदर्श नगर में क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार? भूख के मारे और आक्सी के लिए ये अपने बड़े अपने अरमान पूरे करती है। बांग्लादेशी बसे हुए हैं और राजनीति के चक्कर में इनको इन्हीं लोगों ने बसा रखा है। सारे राजनीतिक लोगों ने जानबूझ के बसाया हुआ है और सारे बांग्लादेशी हैं। जब इनको हटाने की बात करते हैं तो ये अपनी छाती पीटने आ जाते हैं सारे राजनीतिक लोग। ये सारे बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे सारे उल्टे धंधे इस एरिया में वही करते हैं सारे के सारे। और इनको किसी को कह दो ना, अभी इन्हीं लोगों को कह दो कि बांग्लादेशी को हटाने के लिए कोई प्रयास करो, इनकी नानी मर जाएगी सबकी, कोई आगे नहीं आएगा। सारी कहानी बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्या। निस्संदेह दिल्ली की इस घटना से सबका दिल दहल गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वो लोग अब इस मामले पर चुप क्यों हैं, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के पैरोकार बनते हैं और इनके लिए जंतर मंतर से लेकर देश भर में इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। बहरहाल सुदर्शन ये मांग करता है कि ऐसे जिहादियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पूरे मामले के बाद जब हमारे सहयोगी सागर कुमार ने ग्राउंड पर जाकर वहां की हकीकत जानी तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, देखिए। सिमरन कौर की जो चाकू से घोंप के हत्या की गई है वो यहाँ पर ही ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक ये और एक ये, और यहाँ पर ही सिमरन कौर का जो घर है वो मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पर सिमरन कौर रहती थी, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने चाकू से गोद कर उसकी 2 साल की बच्ची के सामने जो है वो हत्या कर दी। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी रिहायशी इलाके होने के बाद भी, गेट सब कुछ लगा है, उसके बाद भी यहाँ पर घुस आते हैं वो लोग, अंदर से चेन स्नैचिंग करते हैं। अगर महिला उसका विरोध करती है तो चाकुओं से उसकी बच्ची के सामने ही बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लोग जो हैं वो जरूर रोष प्रकट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक इस इलाके के अंदर जो है वो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। ब्रजेश राय बीजेपी प्रवक्ता हैं और वेद भूषण शर्मा रिटायर्ड एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राजधानी में लगातार ये जो जिहादी हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं इस बात को मानता हूँ कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और जब से अमित शाह गृह मंत्री बने तब से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह खराब हो चुकी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह धाराशायी हो चुकी है। दिल्ली में अपराध इस कदर बढ़ गया कि आए दिन डकैती, मर्डर, रेप, ये आम चीजें हो चुकी है। आप देखिए दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड गुंडे हैं वो 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा फहरा देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में घुसकर सीसीटीवी तोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में चले जाते हैं और वहां राघव चड्ढा के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में घुसकर उनके परिवार के ऊपर जानलेवा अटैक करते हैं। तो निश्चित तौर पर घनेंद्र जी, बहुत चिंता का विषय है। घनेंद्र जी, जो पकड़े गए अपराध जो बढ़ रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, हाँ। दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल्स के हौसले इसीलिए बुलंद हैं क्योंकि क्रिमिनल्स पे नकेल नहीं कसी जा रही। घनेंद्र जी, नहीं, ये भी क्या बीजेपी के गुंडे हैं जो पकड़े गए हैं? जो पकड़े गए नहीं, देखिए बीजेपी के गुंडों ने जो करा वो दिल्ली और देश के लोगों ने देखा है। राघव चड्ढा के जब दफ्तर पे हमला हुआ, आज मूल विषय पर हम बात करेंगे ना घनेंद्र जी, सुन लीजिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मैंने भी डीसीपी साहब को सुना है, डीसीपी साहब ने बोला है कि वो क्रिमिनल लड़के हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और दिल्ली सरकार के जो सीसीटीवी वहां पे लगे हुए थे उससे दिल्ली सरकार के सीसीटीवी फुटेज की दिल्ली सरकार के सीसीटीवी लगने की वजह से वो फुटेज की वजह से क्रिमिनल पकड़े गए हैं। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था, जब उसको लुटेरों ने स्नैचिंग करी थी, तो उसके लिए भी दिल्ली सरकार के जो सीसीटीवी कैमरे लगे तो उसकी वजह से अपराधी पकड़े गए हैं।
तो दिल्ली सरकार ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए उसके बाद से दिल्ली में गिरावट आ रही है। लेकिन दिल्ली में आज क्राइम कैपिटल इसलिए बन चुका है कि अमित शाह की शहर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। दिल्ली पुलिस क्योंकि डायरेक्ट केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो निश्चित तौर पर अमित शाह को इस चीज पर जवाब देना चाहिए। और अमित शाह से अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही तो दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार को दे दे। जैसे हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, जैसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करे, जैसे हमने वो चीजें ठीक करे, वैसे हम दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर देंगे। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस को ठीक करने की बात कर रहे हैं। ब्रजेश राय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, तो आपको बता दें वो हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश राय बीजेपी प्रवक्ता और वीरभूषण शर्मा, अब जब से ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे ये सवाल जरूर लेंगे। गणेश जी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में दिल्ली पुलिस अगर तत्पर ना होती तो गणतंत्र दिवस पर जो एक इतनी बड़ी घटना को रचा गया, कौन लोग वहां पर थे वो सब पूरा देश जानता है, तो क्या उस पूरे जो कृत्य था उसको टाला जा सकता था जिस तरीके से आप दिल्ली पुलिस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, ये तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इंटेलिजेंस आपके पास इनपुट्स थी कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस सकते हैं और वो इसी तरीके से हरकत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सबका संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। और जब दिल्ली पुलिस को पता था कि इतने लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में आए हुए हैं और उसमें 10-50 असामाजिक तत्व बैड एलिमेंट्स घुस के उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस को इंतजाम करना चाहिए था। तो दिल्ली पुलिस का उसमें भी फेलियर था, उसमें भी अमित शाह का फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। मैं फिर कह रहा हूं कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे घुसते और सीसीटीवी तोड़ते थे। इससे बड़ी गुंडागर्दी की हद क्या होगी, इससे बड़ा अपराधीकरण क्या होगा कि दिल्ली के चुने उप मुख्यमंत्री घर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, जिनका नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा का दिल्ली का अध्यक्ष कर रहा था, वो घुस के उप मुख्यमंत्री परिवार पर हमला करते हैं। इससे बड़ी गुंडागर्दी भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में घुसते हैं, वहां तोड़फोड़ करते राघव चड्ढा पे एक कातिलाना हमला होता है। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस ने उस पर भी कोई काम नहीं करा। ये 3 घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां दिल्ली का चुनाव मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, राघव चड्ढा जैसे विधायक सुरक्षित नहीं है, वहां दिल्ली में आप जनता का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। गणेश जी, आपने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए, आपने गणतंत्र दिवस वाले दिन जो कुछ हुआ उसकी आप जिक्र कर रहे थे। दीप सिद्धू जो कि उसका एक पूरा नेतृत्व करता था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा लखा सिधाना की अगर हम बात करें, मेरे पूरा सवाल होने दीजिए, पूरा सवाल होने दीजिए। लखा सिधाना की जो कि उस पूरे गैंग में नेतृत्व कर रहा था, उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता समर्थन देने पहुंच जाते हैं उसकी जनसभा के दौरान, तो आखिरकार वो लोग, अब जब आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो कैसे उन लोगों पर लगाम लगाई जाए? देखिए, आपने सवाल करा दीप सिद्धू का। दीप सिद्धू कौन है सबको पता है, गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी होगी। सुन तो लीजिए, गिरफ्तारी तो होनी थी, क्योंकि जब इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर पड़ेगा तो गिरफ्तारी तो होनी थी। लेकिन गिरफ्तारी कब हुई, कितने दिनों बाद हुई, वो सबने देखा है। दीप सिद्धू कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का पारिवारिक रिश्ता है उनसे। उन्होंने लिखा है कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। दीप सिद्धू को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने प्लान करा था ताकि इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। मैं तो देश के उन लाखों किसानों को नमन करता हूं कि जिन्होंने पिछले 90-95 दिन से सारे अत्याचार सहने के बाद भी कड़कती ठंड में वो सड़क पे बैठे रहे, आज भी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, बीजेपी से और गाजीपुर बॉर्डर, गणेश जी वापस आता हूं, किसानों को सलाम करता हूं। गणेश जी वापस आता हूं, फिर क्या जी हमारे साथ बीजेपी नेता सूर्य प्रकाश इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और प्रश्न आपसे यही है कि दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा किया है गणेंद्र जी ने, और उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली सरकार को यानी कि राज्य सरकार को अगर आप दे देते हैं तो वो दिल्ली पुलिस को भी सुधार देंगे, और पूरी तरीके से वो गृह मंत्रालय का फेल्योर बता रहे हैं इसमें। देखिए, आम आदमी पार्टी की आदत रहती है कि ना खा जो कह दे आम आदमी पार्टी वही सही, और इनके केजरीवाल जी जो कह दे वही सही। दिल्ली की राजनीति इस समय में बहुत ही ज्यादा भयानक समय से गुजर रही है। दिल्ली में जब आप अफरोज को
बरी होने के बाद, उसकी जेल से छूटने के बाद, उसकी सजा पूरी होने के बाद 10-10 हजार रुपए और सिलाई मशीन देते हैं निर्भया के हत्यारों को, तो अपराधियों के अपने आप ही हौसले बुलंद होते हैं, बुलंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जब भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह कहने वाले देशद्रोही गद्दारों को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, तो उसके बाद यही आम आदमी पार्टी के गद्दार, इनके विधि मंत्रालय के मंत्री दिल्ली के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इनके अंडर आते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं, उनकी फाइलों को दबा के बैठ जाते हैं। आज के समय में सारे के सारे अपराधियों का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको अरेस्ट करती है, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद न्यायालय में जब ये मामला जाने की कंडीशन होती है, आम आदमी नेता वहां पर अपराधियों को बचाने के लिए साम दाम दंडभेद और अरंगल जो हथकंडे हैं वो अपनाते। मैं आपका ध्यान एक तरफ के लिए लाना चाहूंगा कि देखिए दिल्ली के अंदर हत्या होती है मंगोलपुरी में, तो अरविंद केजरीवाल जी वहां नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर जिन्होंने हत्या की है वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और दिल्ली के अंदर 90% जो अपराध होते हैं उसमें यही मुस्लिम ठीक जो गणेंद्र भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं। गणेंद्र भारद्वाज जी बोलिए। पार्टी को पूरा संरक्षण है इन लोगों के ऊपर। बोलिए गणेंद्र जी बोलिए। देखिए मैंने इनकी बात सुनी, ये जो कह रहे हैं ये अपना फेलियर्स को छुपा रहे हैं। सबको पता है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डायरेक्ट अरे पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं की है? फर्जी पार्टी के फर्जी नेता। अरे यार चिड़ियाघर नहीं है प्लीज। एक बात कैसे लोग बुला लेते हो आप डिबेट में? जब दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है कि तुम्हारा वो दबाव, ठीक है बोल लेने दीजिए, मैं वापस आता हूँ। सूर्य प्रकाश जी मैं वापस आता हूँ। गणेंद्र को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सूर्य प्रकाश जी रुक जाइए। सूर्य प्रकाश जी वापस आता हूँ। सूर्य प्रकाश जी जानवर की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? बोलने दीजिए, बोलने गणेंद्र जी बोलिए। जानवर तो आप लोग हो। जब एक निर्भया के हत्या, बोलिए गणेंद्र बोलिए। गणेंद्र भारद्वाज बोलिए आप। जब एक जानवर की हत्या आप बोलिए। अरे रुक जाइए सूर्य प्रकाश जी मैं वापस आता हूं तब आप बोलिएगा। सूर्य प्रकाश जी रुक जाइए। बोलिए एक एक करके प्रश्न और उत्तर जब साथ अलग अलग होंगे तभी। जब आपने बोला देखे, ठीक है बोलिए, अब बात करिए। सुनने का धैर्य रखते हो तो सुनने का भी साथ। बोलिए गणेंद्र भारद्वाज बोलिए। डरपोक की तरह व्यवहार मत कीजिए। बोलिए। अरे डरपोक तुम लोग हो। अरे रुक जाइए, आपसी आरोप प्रत्यारोप मत करिए ना। कैसा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं आप भी तो शालीनता रखिए। आप ऐसे शब्दों का आपसी आरोप प्रत्यारोप मत करिए ना व्यक्तिगत। आप अपने विषय पर आकर बात करिए। सिखा दीजिए ना डिबेट। ठीक है बोलिए आप बोलिए। आप डिबेट चलाओ। बोलिए आप बोलिए। रुक जाइए सूर्य प्रकाश जी रुक जाइए। सूर्य सबकी आवाज को दबाने का प्रयास। सूर्य प्रकाश जी वापस आते। ठीक है बोलिए, विषय पर आइए। गणेंद्र भारद्वाज विषय पर आइए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली और देश जानता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस सीधा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अमित शाह इनके बॉस हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगाएगा तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा? अरे अमित शाह को तो 1 मिनट भी गृह मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अमित शाह जब से देश के गृह मंत्री बने हैं, खासकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। आपने बोला अरे आप लोग एफआईआर तो करवा देते झूठी, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं कर पाते। हमारे तमाम विधायकों पे आपने झूठी एफआईआर लगाई और हमारे तमाम विधायक कोर्ट से डिस्चार्ज होके आए हैं। आप देश की न्याय व्यवस्था पे, देश की उस पर आप क्वेश्चन मार्क मत कीजिए। आप लोग झूठे हो, आप लोग झूठी एफआईआर करते हो। रही बात आपने बोला जो लोग भी देश को तोड़ने की बात करते हैं, सुन लीजिए। सूर्य प्रकाश जी अभी आप भी बोलिएगा। पूरा वक्त दिया जाएगा। पहले बोल लेने दीजिए। इनको बोल लेने दीजिए। जब आप बोलेंगे तो इनको नहीं बोलने दिया जाएगा। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। गणेंद्र भारद्वाज वक्त ठीक है, जल्दी बोल लीजिए। देखिए अमित शाह के रहते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था धाराशाही हुई है। अमित शाह को 1 मिनट भी गृह मंत्री। ठीक है, अब आप चुप रहिएगा। अब जवाब ले लेते हैं। अब सूर्य प्रकाश से जवाब ले लेते हैं। ठीक है बोलिए सूर्य प्रकाश जी बोलिए।
देखिए, इन्होंने अभी बोला कि अमित शाह जी जो देश के एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद एक बार फिर से बताया कि देश का गृह मंत्री कैसा होना चाहिए। मैं उनको सादर नमन करता हूं। हमारे इस 21वीं सदी के वो लौह पुरुष हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस घटिया राजनीति की ये लोग बात कर रहे हैं, असलियत में उसी राजनीति के पोषक ये लोग हैं। जब कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे चार कहने वाले घटिया गद्दारों का सजा देने का कोशिश करती है दिल्ली पुलिस, तो उसकी जो फाइल है वो अरविंद केजरीवाल जी अपने बिस्तर के नीचे रख के सो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब निर्भया का हत्यारा, वो बलात्कारी बाहर निकल के आया जेल से, तब इनके इस मुख्यमंत्री ने, इस बेशर्म मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के गिरगिट ने उसको 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दी। अब मैं आता हूं मंगोलपुरी में जय श्री राम के नारा लगाने वाले हमारे पंडित जी के ऊपर जो हत्या की गई, उनके उस विषय के ऊपर तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को कि जिस समय यह हत्या हुई उसके 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया। उसके अलावा इस जो ये हत्याकांड हुआ है उसकी जो जांच है वो क्राइम ब्रांच करने जा रही। लेकिन मैं आपसे, आपके माध्यम से इस घरेंद्र भारद्वाज से पूछना चाहूंगा, इन रंगे हुए सियार गद्दारों से पूछना चाहूंगा कि तुम वहां पहुंच जाते हो, कभी नोएडा पहुंच जाते हो, कभी पूरे देश के अंदर 10 जगह पहुंच जाते हो, लेकिन क्या तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है वो पहुंचा मंगोलपुरी में? तुम बात करते हो। और उसके अलावा मैं तो बोलना चाहता हूं कि जो इनके उप मुख्यमंत्री है शाहीन बाग में खड़े होकर कह रहे थे मैं शाहीन बाग के पीछे खड़ा हूं। इनके निगम पार्षद दिल्ली में दंगा करते हैं, हिंदुओं की हत्या करते हैं। इनकी पार्टी के 80% विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका बलात्कार इनके विधायक करते हैं। सोनी मिश्रा का मुद्दा जो है वो गर्म है और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपसी आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं यहाँ पर। जी बोलिए। देखिए, इन्होंने जो बात करी, हाँ। इनको पहले तो इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब बंगाल में कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु होती है तो स्वयं गृह मंत्री पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में रहते रिंकू शर्मा के परिवार से मिलने का गृह मंत्री को समय नहीं है। ये सिर्फ अपराध को हिंदू मुसलमान में देखते हैं। अपराधी होता है, क्रिमिनल नहीं, एक चीज बताइए। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात, लेकिन नहीं, अफरोज को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देना, वो क्या था फिर? अरे सुन तो लो। वो, अरे रुक जाए सूर्य प्रकाश जी, रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। लेकिन समय पूरा हो चुका है। वैसे ही मुझे पूछ रहे गणेश जी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा अफरोज को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देना क्या था फिर? देखिए मैंने पहले नहीं, उस पर ही बताइए। मुझे इसी प्रश्न का जवाब दीजिए आप। सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। सर, बोलिए। अपराधियों को संरक्षण देने का काम, अपराधियों को हौसला अफजाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी वालों का है। मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। अफरोज को जो किया गया था वो क्या था? अफरोज को 10,000 रुपए, जो कि निर्भया का बलात्कारी था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो देश विरोधी ताकतें वो इतनी मजबूत हो गई है, वो दिल्ली में घनेंद्र भारद्वाज, अफरोज ने जो कि निर्भया का बलात्कारी था और हत्यारा था, उसको आपने जो प्रोत्साहन दिया था वो क्या था फिर? सर, किसने बोल दिया? भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बुलाने की फैक्ट्री। अच्छा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद घनेंद्र भारद्वाज आपका जुड़ने के लिए, और सूर्य प्रकाश आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के अंदर लगातार जो जिहादी हैं वो बेखौफ होते चले जा रहे हैं, और उनके बेखौफ होने का कारण क्या है वो आपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। कैसे एक दूसरे पर लांछन लगाने और आपसी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप यहां पर शुरू कर दिया जाता है, और इसी की आड़ में कभी भी जो मूल विषय है वो निकलकर सामने नहीं आ पाता है, जिससे कि वो कार्रवाई हो जिससे कभी भी इस तरीके के जो दुर्दांत अपराधी हैं उनकी रूह कांपे और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।